नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। भारत में हजारों सेक्स वर्कर्स हर रात अपना जिस्म बेचती हैं, लेकिन एक सवाल कभी खत्म नहीं होता। क्या ये काम लीगल है या इलीगल? जब कानून उनकी मर्जी से काम करने की इजाजत देता है तो पुलिस क्यों रेड मार के उन्हें उठवा लेती है? जब सोसाइटी की आधी रात की जरूरत सेक्स वर्कर्स हैं तो दिन के वक्त उन्हें गंदी नजर से क्यों देखा जाता है? जब खरीदार मिलते हैं खुलेआम तो बेचने वाले को छुपकर क्यों जीना पड़ता है? आज के समय में एक सवाल बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है, क्या इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है या फिर नहीं? सोशल मीडिया पे, न्यूज में या आम बातचीत में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। कोई कहता है ये इलीगल है, कोई कहता है कि लीगल है। लेकिन अगर इस सवाल का असली जवाब समझना है तो हमें पहले प्रोस्टिट्यूशन का पूरा इतिहास समझना पड़ेगा, क्योंकि ये काम सिर्फ आज का नहीं है। इस प्रोफेशन की जड़ें हजारों साल पहले की सभ्यताओं तक जाती हैं। और एक और अजीब बात यह है कि इसकी शुरुआत जब हुई थी तब इसे बिल्कुल भी बुराई की नजर से नहीं देखा जाता था, बल्कि इसे एक पवित्र और रिलीजियस सेवा मानते थे। इतिहास में पवित्र मानने वाले कला को अचानक से कलंकित किसने किया और कैसे हुआ, जानेंगे पूरा सच। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीटली देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। प्रोस्टिट्यूशन का सबसे पहला एविडेंस मिलता है लगभग 2400 BCE के आसपास सुमेरिया, बेबीलोनिया और फोनेशिया जैसे प्राचीन सभ्यताओं में। उस समय के लोग मानते थे कि अगर मंदिरों में सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म किए जाएं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और इससे व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है। इस ट्रेडिशन को सैक्रेड प्रोस्टिट्यूशन कहते थे। मंदिरों में कुछ महिलाएं इस मकसद के लिए रखी जाती थी, जो कि धार्मिक संदर्भ में यह क्रिया अंजाम देती थी। तब इसे एक रिलीजियस सेवा माना जाता था, जिसमें किसी भी तरह का नीचापन नहीं देखा जाता था। सुमेरियंस ने जब अपनी सामाजिक व्यवस्था और प्रोफेशंस की लिस्ट बनाई थी तो उसमें भी इस प्रोफेशन का जिक्र था। महिला प्रोस्टिट्यूट्स को करकिड कहा जाता था। जैसे जैसे समय बदला, सिविलाइजेशंस आगे बढ़ रही थी, वैसे ही इस प्रोफेशन के प्रति समाज के नजरिए भी बदलने लगे। 1075 BCE में एसीरिया में एक नया कानून बना, कोड ऑफ अशूरा। इसमें कहा गया कि जो सामान्य महिलाएं हैं उन्हें जब वो घर के बाहर निकलें तो वेल पहनना होगा, लेकिन प्रोस्टिट्यूट्स वेल नहीं पहन सकती थी। इसका उद्देश्य ये था कि समाज में उन्हें अलग पहचान दी जा सके। यहीं से पहली बार इस प्रोफेशन के प्रति स्टिग्मा की शुरुआत हुई। जब तक ये एक रिलीजियस सेवा थी तब तक सामाजिक स्वीकृति थी, लेकिन जैसे ही इसे अलग पहचान मिल गई, लोगों ने इसे नीचा समझना शुरू कर दिया। 500 BCE में स्पेन में कैथोलिक चर्च के दबाव के चलते प्रोस्टिट्यूशन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। स्पेन के राजा ने अनाउंस किया कि यह काम चर्च के सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए जो भी महिला इस काम में पकड़ी जाएगी उसे देश से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले के पीछे एक बड़ी हिपोक्रेसी भी छुपी हुई थी, क्योंकि जब एक तरफ प्रोस्टिट्यूशन पर सख्ती थी तो दूसरी तरफ महिलाओं को खरीदना बेचना यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग लगातार क्यों चलता रहा। यह बात समाज के लिए एक छुपे हुए राज की तरह थी। प्रोस्टिट्यूशन को तो ऑफिशियली मना कर दिया गया था, लेकिन ट्रैफिकिंग पर कोई रोक नहीं थी। इस तरह सामाजिक नजरिए और असल हालात के बीच बहुत बड़ा फर्क आ गया, जहां पर दिखावा कुछ और था और असल जिंदगी में कुछ और चल रहा था। अब अगर भारत के इतिहास की तरफ देखा जाए तो यहाँ की कहानी और भी गहरी है। बहुत लोग मानते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन भारत में मुगल काल में आई, लेकिन असल में इस प्रोफेशन का इतिहास भारत में और भी पुराना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो प्राचीन मंदिर और स्थापत्य कला के अवशेष मिले हैं उनमें सेक्स वर्कर्स की प्रतिकृति मिलती है, यानी यह प्रोफेशन इंडस वैली के समय भी मौजूद था। वैदिक काल के ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। वेदास और अन्य धर्म ग्रंथों में प्रोस्टिट्यूशन को एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा गया है। इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव सोशल बैलेंस को बनाए रखना था। उस समय इसे किसी भी तरह के स्टिग्मा की नजर से नहीं देखा जाता था, यानी कि महिलाएं जो कि इस प्रोफेशन में थी उन्हें अपमानित नहीं किया जाता था। भारतीय महाकाव्य जैसे महाभारत में भी इस प्रोफेशन की छवि मिल जाती है। इन महाकाव्यों में अप्सराओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। अप्सराएं एक विशेष कला में निपुण होती थी, ज्ञान, नृत्य, मधुर व्यवहार और आकर्षण। उनका मोटिव देवताओं और राजाओं को मोहित करना होता था।
उस समय सिलेक्शन एक कला मानी जाती थी और इस प्रोफेशन को सभी मानते थे और उनको बड़े सम्मान से देखते थे। आगे चल के जब मौर्यन एम्पायर आया तब अर्थशास्त्र जैसे धर्मार्थ ग्रंथ लिखे गए। चाणक्य ने इस ग्रंथ में प्रोस्टिट्यूशन को लेकर कई रूल्स और रेगुलेशंस लिखे। मौर्यन एम्पायर के दौरान प्रोस्टिट्यूशन को एक लेजिटिमेट प्रोफेशन माना जाता था और राज दरबारों में प्रोस्टिट्यूट्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, दरबार के मनोरंजन के साथ साथ उन्हें समाज में भी एक सम्मानित स्थान प्राप्त था। फिर जब मुगल काल शुरू हुआ तो इस प्रोफेशन ने एक नए रूप में विकास किया। तवायफ संस्कृति उस समय उभर कर सामने आई। तवायफ सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स नहीं थी, वो कलाओं में महारत रखती थी, जैसे कि ज्ञान, नृत्य, उर्दू कविता, आचरण। मुगल दरबारों में उनका उच्च स्थान था। मुगल शाहों, आमिर और राजाओं के दरबारों में उनकी उपस्थिति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तवायफों ने कला और साहित्य को बढ़ावा दिया, लेकिन समय के साथ सेक्सुअल फेवर्स के कारण उनके प्रति स्टिग्मा भी बढ़ने लगा। इसी समय गोवा में पोर्चुगीज लोग भी आ चुके थे। उन्होंने जापान से महिलाओं को खरीद कर गोवा लाना शुरू किया। जापानीज महिलाओं को बहुत ज्यादा डिजायरेबल माना जाता था। पोर्चुगीज ट्रेडर्स ने उन महिलाओं को सेक्स स्लेव्स के रूप में व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल किया। गोवा में ये पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रेड के रूप में बढ़ता गया। ब्रिटिश साम्राज्य के आने के बाद से इस प्रोफेशन को और भी सिस्टमेटिक फॉर्म दे दिया गया। मुगल काल के तवायफ संस्कृति को ब्रिटिश लोगों ने अपने हिसाब से बदल दिया। ब्रिटिश कोर्ट्स में नॉट गर्ल्स को बुलाया जाता था डांस परफॉर्मेंस करने के लिए। अगर किसी ब्रिटिश ऑफिसर को कोई डांसर पसंद आ जाती थी तो सेक्सुअल फेवर्स भी उम्मीद किए जाते थे। ये एक खुला राज था जो कि सब जानते थे, जिसका सब हिस्सा थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके बाद कैंटोनमेंट एक्ट पास किया, जिसके माध्यम से प्रोस्टिट्यूशन को ऑफिशियली रेगुलेट किया गया। ब्रिटिश आर्मी के लिए व्यवस्थित रूप से ब्रोथल्स बनाए गए। हर एक 1000 सैनिकों के लिए 12 प्रोस्टिट्यूट्स तैनात किए गए थे। इन महिलाओं को केवल ब्रिटिश आर्मी के लिए सेवा देने की अनुमति थी। ब्रिटिशर्स ने कई बड़े शहरों में भी रेड लाइट एरियाज बनाए, जैसे कोलकाता का सोनागाची और मुंबई का कमाठीपुरा। यूरोप में उस समय कैथोलिक चर्च के दबाव के कारण प्रोस्टिट्यूशन पर तुरंत ही बैन लग गया था, लेकिन भारत में मुगल से ब्रिटिश काल तक इसे रेगुलेट करते हुए चलाया गया। जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बढ़ने लगे तब मॉरल पुलिसिंग भी तेजी से बढ़ी। इसका असर ये हुआ कि स्टिग्मा भी और गहरा हो गया। ब्रिटिशर्स के चले जाने के बाद भी वो रेड लाइट एरियाज भारत में रह गए। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इस प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए 1956 में इमोरल ट्रैफिक एक्ट बनाया। इस कानून के तहत ब्रोथल चलाना, पिंपिंग करना, किसी महिला को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलना इलीगल है। लेकिन अगर कोई महिला अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूशन करती है तो वो लीगल है। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोस्टिट्यूट को कोई नहीं रोक सकता। और आज भी भारत में प्रोस्टिट्यूशन एक ग्रे एरिया में है। रेड लाइट एरियाज अब भी चलते हैं, लेकिन सरकार ऑफिशियली उनको सपोर्ट नहीं करती। ब्रिटिश समय के रेगुलेटेड सिस्टम अब ज्यादातर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहले बात तो यह है कि सेक्स वर्कर्स के लिए बेटर लीगल प्रोटेक्शन होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का साल 2022 का रूलिंग एक बड़ा स्टेप था, पर उसका प्रॉपर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ही जरूरी है। पुलिस को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा ताकि वो सेक्स वर्कर्स को हरास ना करे, क्योंकि जब तक पुलिस का एटीट्यूड नहीं बदलेगा तब तक सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी। दूसरी चीज, हेल्थ केयर और एजुकेशन का एक्सेस इंप्रूव करना होगा। हर सेक्स वर्कर को HIV टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी ही चाहिए। हेल्थ एक बेसिक राइट है और जब तक प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिलेगा तब तक उनकी कंडीशन वल्नरेबल ही रहेगी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। NGOs और गवर्नमेंट को मिलकर काम करना होगा और ट्रैफिकिंग के नेटवर्क्स को तोड़ना पड़ेगा। जब तक ट्रैफिकिंग बंद नहीं होता ना, तब तक एक्सप्लॉयटेशन खत्म होगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी को अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। सेक्स वर्कर्स भी इंसान हैं, उन्हें भी रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलनी ही चाहिए। जब तक हम उन्हें जज करते रहेंगे, उनका स्ट्रगल कभी खत्म होगा ही नहीं। सोचिए ना, अगर हम थोड़ी एम्पैथी दिखाएं और उन्हें समझें तो एक सेफर और बेटर सिस्टम क्रिएट हो सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक समय जब ये प्रोफेशन मंदिरों में एक पवित्र सेवा के रूप में माना जाता था, आज उसी को किसी नीच काम की नजर से देखा जाता है। पुराने समय में सेक्स वर्कर्स को समाज में एक रोल और सम्मान मिलता था, आज उन्हें सबसे नीचे देखा जाता है। इसके अलावा एक और सच ये भी है कि प्रोस्टिट्यूशन आज भी भारत की सोसाइटी का एक हिस्सा है।
इसे पूरी तरीके से खत्म कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि डिमांड अब भी बहुत ज्यादा है। अगर कोई पूछे कि भारत में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूशन करना लीगल है, लेकिन ब्रोथल चलाना, पिंपिंग करना और ट्रैफिकिंग इलीगल है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये प्रोफेशन आज भी बड़े पैमाने पर चलता है और बस अब ज्यादा हिडन हो चुका है। ये प्रोफेशन हजारों सालों से चलता आ रहा है, मंदिरों से शुरू होकर आज के रेड लाइट एरियाज तक। समय के साथ नजरिया बदल गया है, लेकिन प्रोफेशन अब भी जिंदा ही है। अब सवाल उठता है, क्या इसे कभी पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है? क्या हमें इसके प्रति अपनी सोच को बदलने की जरूरत है? आपको क्या लगता है, क्या प्रोस्टिट्यूशन को एक लीगल और सेफ प्रोफेशन बनाना चाहिए या फिर इसे पूरी तरीके से ही रोक देना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।